हेलो एवरीवन, हियर आई एम वीडियो लेक्चर और आज हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। लास्ट में हमने डिस्कस किया था, हमारे पास बेसिकली कंप्रेशन हो गई थी टनल ऑफ करान में। तो हमारे पास उस केस में हमें किस तरह से लेके चलना था, इथियोलॉजी क्या थी, उनकी बेसिक्स कैसे थी, फिर फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट क्या था, फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या था। तो मेजरली वहाँ पे हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं कम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, जो एक सिंड्रोम है, बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीजेज या कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जिसको एक कम्प्लेक्स एक ही कंडीशन के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। और इसको अदर टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी एंड कोज़ाल्जिया, बेसिकली आप दो टर्म्स यूज़ करते हैं मेजरली, और ये दोनों टाइप 1 और टाइप 2 बेसिकली कंसीडर की जाती है कम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम की, ठीक है। So reflex sympathetic dystrophy and causalgia are the former diagnoses that are now classified as complex regional pain syndrome 1 and 2। उन्होंने कहा ये फॉर्मर, जब हम पहले डिस्कशन करते थे, लाइक कम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम को जब हम पहले डिस्कस करते थे, तो उनकी ये टर्मिनोलॉजीज दी जाती थी कि रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी है और कोज़ाल्जिया के नाम से, ठीक है। अब इसको क्लासिफाई कर दिया गया इन दो को टाइप्स में, ठीक है। लाइक ये दोनों इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि एक ये पूरी टर्मिनोलॉजी के अंदर की दो टाइप्स हैं, पार्ट टाइप 1 टाइप 2, और इसको इस तरह से उन्होंने रिवाइज किया। और ये देखो 1993 में उन्होंने कहा हमने इसको रिवाइज किया और इसको कम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम की टर्म दे दी गई, ताकि क्लैरिफाई हो जाए कोई कन्फ्यूजन अगर इसके बीच में थी कि इंटरप्रिटेशन कैसे है, प्रीवियस डायग्नोसिस कैसे बन रहे थे। पेन, ये बेसिकली हमारे पास ग्रुपिंग होती है, ठीक है। सिंपल टर्म्स में अगर बोला जाए, ग्रुपिंग होती है कम्प्लेक्स पेनफुल डिसऑर्डर्स की, ठीक है। और ये एट द एंड, या आप ये कह सकते हो कि किसी भी ट्रॉमा, चाहे वो माइनर है चाहे वो मेजर है, जब भी हमारे पास एक्सट्रीमिटीज पे ट्रॉमा होता है ना, चाहे वो लिम्ब से रिलेटेड, चाहे वो अपर लिम्ब से रिलेटेड है या लोअर लिम्ब से रिलेटेड है, दोनों की बेसिक्स पे आपके पास बेसिकली एट द एंड हमारे पास कंडीशन ये आ जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर किसी में आती, क्योंकि ये एक रेयर कंडीशन है, लेकिन मोस्टली आपको जो केसेस ऐसे नजर आएंगे जिनमें कंडीशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है, उनमें ये होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा डेवलप होती है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रॉमा अफेक्टिंग द एक्सट्रीमिटीज विद और विदाउट एन ऑब्वियस नर्व लीजन, ठीक है। अब दूसरी टर्म उन्होंने क्या बता दी कि आपको या तो ऑब्वियस नर्व लीजन्स होंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कोई नर्व एसोसिएटेड है और उसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर आपको ये बता दिया जाएगा कि नहीं, ऐसी कोई नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है और ये आ रहा है, ठीक है। हम इसको पहले टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते हैं विद द डिफरेंट, हम पिक्चर्स को देख के टर्मिनोलॉजीज क्लियर करते हैं, फिर हम इसकी तरफ वापस आते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास होता क्या। इंजरी हुई, ठीक है, स्टार्ट हुआ साइकिल का। क्या हुआ कि एकदम से सडन आप कहते हो कि आप गिर गए, ठीक है, आपकी एक्सट्रीमिटी की, आपके हैंड या आपके फोrearm पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंजरी स्टार्ट, ठीक है। अब वो इंजरी ने क्या किया, चाहे वो नर्व को उसने स्टिमुलेट किया, अब उसने पेन के इम्पल्स को हमारे पास ब्रेन तक लेके गए, ब्रेन से सिंपैथेटिक रिस्पांस आया और वेसल्स का स्पैज्म हुआ, ठीक है। वेसल्स का स्पैज्म का मतलब ये है कि वेसल्स की वेजोकंस्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हुई या वेजोडायलेशन होना स्टार्ट हुई, या एक अबनॉर्मल सी सेंसेशन आई वेसल्स के अंदर, जिसने उसके जो इटसेल्फ फंक्शन हो रहा था वेसल्स में, चाहे वो आपके पास वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, तो उनमें इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा और पेन की सेंसेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने आपको सिंपल सा साइकिल बताया और फिर साइकिल इसी तरह से चलता जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह से डिस्ट्रप्शन आती जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट फील करता है बर्निंग की सेंसेशन, पेन आती है और स्वेलिंग तो बहुत स्वेयर होती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि पेशेंट का हाथ इतना स्वेल हो जाता है कि आप पहचान नहीं सकते कि ये इसका दूसरा हाथ से कंपैरिजन करके आप फील नहीं कर सकते कि ये इसी बंदे का हाथ, इस हद तक स्वेलिंग होती है। तो कम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम में मेजरली आपको जो सबसे बड़ा सिम्टम मिलता है वो यही मिलता है कि आपके पास स्वेलिंग बहुत स्वेयर होती है। मैकेनिज्म को एक बार दोबारा देखते हैं। पेन हुआ, ठीक है, यहाँ पे इंजरी हुई हैंड में, आर्म में, और साइकिल स्टार्ट हो, स्टार्ट होने के बाद ब्रेन में सिग्नल गया, ओरिजिनल इंजरी ने एक पेन को इनिशिएट किया, सेंसरी नर्व जो थी वो लेके गई और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्टिवेट किया सीएनएस को, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब क्या हुआ कि पेन की जो इम्पल्स थी उसने ट्रिगर की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या था, हमारे पास
बेसिकली क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट के टाइम पे काम करता है। तो एकदम से जब ये एक्टिवेट हुआ ना, इसने अपना एक रिस्पॉन्स वापस भेजा ओरिजिनल साइट ऑफ इंजरी के ऊपर। लेकिन उससे पहले सिंपैथेटिक जो इम्पल्सेस थे उन्हें ट्रिगर कर दिया इन्फ्लेमेशन को, ठीक है। इन्फ्लेमेशन कैसे हुई कि उन्होंने ब्लड वेसल्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, ब्लड के फ्लो को इंक्रीज कर दिया। समटाइम्स वेसोकंस्ट्रिक्शन, समटाइम वेसोडायलेशन, वेसल्स का स्पैज्म हो गया ना, ठीक है। तो वेसल का स्पैज्म बेसिकली इरेगुलरिटी क्रिएट करता, ठीक है। तो दैट इज एट द एंड उसने स्वेलिंग कर दी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ब्लड का फ्लो इंक्रीज किया, बहुत तेज कर दिया फ्लो। कंस्ट्रिक्शन, कुछ एरियाज में कंस्ट्रिक्शन हुई तो उसमें वेसोडायलेशन हुई, और एट द एंड आपके पास एक डिसरप्ट सा हमारे पास मैकेनिज्म है जिसकी वजह से स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई और इंक्रीज हो गई पेन, ठीक है। पेन इंक्रीज होने की वजह से इसने ट्रिगर किया एक और रिस्पॉन्स को, जिसमें स्वेलिंग हमारे पास क्रिएट हुई। अब उसने क्रिएट जैसे ही हमारे पास स्वेलिंग क्रिएट की थी, तो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट क्या आया, सिम्टम्स। वही सिम्टम्स जो बर्निंग, एक्सट्रीमिटीज, पेन, रेडनेस, जो आपके पास इन्फ्लेमेशन की मेजर साइंस हैं, वो आपको सारे मिल जाते हैं। मेजरली अब आपको आइडिया हो गया, कम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम में आपके पास बेसिकली बैक पैथोलॉजी हो क्या रही है, ठीक है। तो इसीलिए इसको रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी भी कहते थे और कॉजेल्जिया भी कहते थे, ठीक है। सो मेजरली आपके पास कुछ टर्म्स ऐसी थी जो बेसिकली क्लियर हो गई, ठीक है। अब आप देखो रिलेटेड डायग्नोसिस या सिम्टम्स हो तो आपके पास इसके लिए बहुत से सिनोनिम्स पास्ट में यूज होते थे, जैसे शोल्डर हैंड सिंड्रोम, सोडेक्स एट्रोफी, ठीक है, रिफ्लेक्स न्यूरोवेस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ट्रॉमेटिक एंजियोस्पाज्म, मेसोस्पाज्म या सिंपैथेटिकली मेंटेन पेन, ठीक है। ये सारे आपके पास टर्मिनोलॉजीज आपके पास यूज होती थी। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ ये सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होती थी, पर इनके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं कि लाइक मेजरली इसके बैक साइड पे उन्होंने इसको क्यों इस तरह से डिस्कस किया था, और ये सारे अलग अलग सी टर्मिनोलॉजीज क्या बेसिकली शो करती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारे पास है बेसिकली शोल्डर हैंड सिंड्रोम, ठीक है। शोल्डर हैंड सिंड्रोम जो है ना, स्टेज 1 को कहा जाता है, जो कम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम की स्टेज 1 है ना, उसको कहते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास हैंड और शोल्डर दोनों में जब हमारे पास बेसिकली एक साथ आ रहा होता है ना कंडीशन, जब कोई भी कंडीशन एसोसिएट करी थी शोल्डर के साथ हैंड को, तो तब हमारे पास हम शोल्डर हैंड सिंड्रोम उसको कंसीडर करते हैं कम्प्लेक्स रीजन पेन सिंड्रोम में। जब वो सिम्टम्स जैसे पेन थी, सेंसेशंस, बर्निंग आई थी, स्वेलिंग आई थी, ये सारी चीज़ें। अब क्या होता है इसमें मेजरली पेन, स्टिफनेस तो हमें पता है शोल्डर में भी हो रही है, स्वेलिंग भी हो रही है। इसी तरह से आप इसको कंसीडर करते हैं लाइक टाइप 1, ठीक है। ये अब टाइप 1 है हमारे पास CRPS की, ठीक है। अर्ली स्टेजेस में वही आती है आपके पास, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये प्रोग्रेस कर जाती हैं अदर स्ट्रक्चर्स में भी, लेकिन पहले सिर्फ अर्ली स्टेजेस में रेडनेस, स्वेलिंग, वार्मथ यही वगैरह होता है, ठीक है। फिर आपके पास सेकंड टर्म सुडेक्स एट्रोफी, ठीक है। अब आपको इस नाम से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। ये अल्टरनेट नेम्स आपको पता होने चाहिए, कहीं पे भी कुछ भी यूज़ होता है तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली कंडीशन किसकी बात करें, ठीक है। ये भी एक ओल्डर टर्म ही है, ठीक है, CRPS की, और ये भी टाइप 1 की ही होती है, ठीक है। इसमें ये होता है कि बेसिकली इसको भी सिनोनिम्स के तौर पे क्योंकि हम यूज़ करें तो जाहिर सी बात है CRPS के सारे सिनोनिम्स हैं। अब क्या होता है कि स्वेयर थोड़ी सी अगर जब बोन डिमिनरलाइजेशन हो जाती है ना, तो हम एडवांस स्टेजेस में इनको देखते हैं कि लाइक हाँ इस तरह से। सो दैट्स एट्रोफी के लिए ना बेसिकली इंटेंस पेन की टर्म यूज हो रही थी, ऑस्टियोपीनिया जब बोन रिलेटेड आता है ना, तो तब हमारे पास दैट्स एट्रोफी की टर्म यूज होती है, ठीक है। सो मेजरली जब हमारे पास ज़्यादातर बोन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ना, ऑस्टियोपीनिया हो गया या कोई डिस्ट्रॉफी हो जाती है, बोन की एट्रोफी हो जाती है, तो उन केसेस में आप कह सकते हो कि हाँ हम हमारे पास जब बोन ऐड हो जाती है ना, तो उसको सुडेक्स एट्रोफी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास जैसे आपको पता चला है रिफ्लेक्स न्यूरोवेस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी CRPS की ही सब टाइप के लिए ही यूज हो रहा है। बेसिकली जब चिल्ड्रन में या एडोलेसेंट्स में माइनर इंजरी की वजह से ये कंडीशन होती है ना, तो उन केसेस में आप कहते हो लाइक इसमें बेसिकली ना पेशेंट की सेंसेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती हैं, लाइट टच या मूवमेंट से भी उसकी पेन इतनी ज़्यादा वर्स हो रही होती है ना, उसकी पेन इतनी इंक्रीज हो रही होती है। तो इसमें बेसिकली इसीलिए इसको न्यूरोवेस्कुलर कहते हैं, ताकि क्योंकि न्यूरो सिम्टम्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, आपके पास सेंसरी सिम्टम्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली एट द एंड आपके पास सारे इसके सिनोनिम्स ही हैं, सिर्फ आपको मैं एक बता रही हूँ कि किस किस वजह से इसको क्या क्या टर्म्स दी गई थी, ठीक है।
तो हमें बस एट द एंड वही आपके पास रिजल्ट होता है, इसका भी स्वेटिंग हो रही है, आपके पास स्किन के कलर चेंज हो रहा है, मोबिलिटी रिड्यूस हो रही है, सारी वही चीज़ें आ जाती है। फिर ट्रोम अब एंड नेक्स्ट है हमारे पास ट्रोमेटिक एंजियोस्पर्म्स या वैसोस्पर्म्स। तो ये भी बेसिकली वही आ गया। वैसोस्पर्म्स हम क्या कर रहे थे, नैरोइंग हो रही थी ब्लड वेसल्स की ना, ठीक है, किसी भी ट्रॉमा की वजह से। तो अब क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो होता है ना हमारे पास अफेक्टेड एरिया में, वो लिमिट हो रहा होता है, तो उसकी वजह से इसको ट्रोमेटिक एंजियोस्पर्म्स या वैसोस्पर्म्स भी कहा गया है, ठीक है, क्योंकि इस्केमिक चेंजेस भी लेके आ रहा होता है ना। कोल्ड कर देता है हैंड को, पेलर कर देता है, पेन इंक्रीज होती है, कुछ एरियाज में रेडनेस है तो कुछ एरिया पेल हो जाते हैं, पेलर कलर पिलर हो जाते हैं, ठीक है, पेन काफ़ी ज़्यादा होती है, नेक्रोसिस भी समटाइम्स होती है अगर प्रोग्रेस कर जाइए इतनी ज़्यादा क्रश इंजरीज में खास तौर पे, तो उस केस में आप ये भी कह सकते हो। फिर सिंपैथेटिकली मेंटेन पेन का मतलब ये है कि मतलब वो मतलब एक फॉर्म ऑफ क्रॉनिक पेन है, ठीक है, जब सिंपैथेटिक सिस्टम को क्योंकि एक्टिवेट कर लिया और ये सिंपैथेटिकली मेंटेन हो रही है क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम इस पे काम कर रहा है, तो इसलिए इसको सिंपैथेटिक मेंटेन पेन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। सो मैं इजीली आपको ये सारी टर्म्स इसलिए बताएंगे ताकि आपके लिए क्लैरिटी हो जाए कि इसको इन टर्म्स से क्यों बताया जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली एस हाइपर सेंसिटिविटी, टेम्परेचर एसिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। लाइक आप दोनों बॉडी के जब दोनों आर्म्स को एक साथ रखते हो या दोनों हैंड्स को एक साथ रखते हो तो दोनों में बेसिकली टेम्परेचर का भी चेंज होगा, कलर में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। पेशेंट की ये वाला हैंड ज़्यादा इसमें हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। सो मेजरली आपके पास सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसी तरह से होती हैं, तो आप अर्ली फिजिकल थेरेपी दे के इस चीज़ों को बहुत जल्दी मेंटेन करना ज़रूरी होता है, और यहाँ पे फिजिकल थेरेपी का बहुत मेजर रोल है कम्प्लेक्स रीजन पेन सिंड्रोम में, ठीक है। सो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हाँ अब आपके पास किस किस तरह से थे। अच्छा, फिर आगे उन्होंने आपको बता दिया कि हमारे पास सीएमपी जो है वो फ्रीक्वेंटली कंपोनेंट ऑफ सीपीआरएस बट इज नॉट अ डिस्टिंक्ट डायग्नोसिस इन इटसेल्फ। कंपोनेंट कह सकते हो सीएमपी को, लेकिन ये अलग से डायग्नोसिस नहीं है, ठीक है। आपकी फीचर्स कहते हो सिम्टम्स और जो साइन और सिम्टम्स हैं जिनमें सेंसरी एबनॉर्मेलिटीज हैं, ऑटोइम्यून डिसफंक्शन है जिसमें सेंसरी एबनॉर्मेलिटीज वही ना, बर्निंग पेन, एलोडाइनिया। एलोडाइनिया बेसिकली कोई भी स्टिमुलस ना हो, मतलब मैं कहती हूँ कि मैं उसको कोई भी पिन नहीं दे रही, कोई पिन नहीं चुभा रही, कोई भी और इशू नहीं है, लेकिन उसको पेन फील हो रही है, तो एलोडाइनिया। जैसे माइग्रेन के पेशेंट्स को भी कहते हैं ना कि इतना पेन होता नहीं है जितना उनको फील हो रहा होता है, बेसिकली एलोडाइनिया भी एलोडाइनिया की टर्म वहाँ पे भी यूज होती है। तो एलोडाइनिया के बहुत ज़्यादा स्वेरिटी ज़्यादा फील होना एज कम्पेयर टू कि इतनी है नहीं, ठीक है, इतना सिंपल सिम्टम्स कॉज नहीं हो रहे जितने ज़्यादा पेशेंट फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेन से रिलेटेड है तो एलोडाइनिया पेन से रिलेटेड आ जाती है, ठीक है। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो गया हमारे पास, ठीक है। ऑटोनॉमिक सिस्टम इन्वॉल्व है क्योंकि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक है, तो हमारे पास ऑटोनॉमिक तो डिसफंक्शन आया ही है, ठीक है। वो दैट ट्रॉफिक चेंजेस आ गए क्योंकि स्किन की भी इश्यूज आ रहे हैं, इम्पेयरमेंट आ रही है मोटर फंक्शंस की, इमोशन साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, इम्पेयरमेंट्स वहाँ पे भी आ रही है, तो मेजरली आपके पास सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। सो रिलेटेड डायग्नोसिस और सिम्टम्स में आपको आइडिया हो गया कि हमने क्या डिस्कस करना है, ठीक है। हम आगे जाने से पहले हम देख रहे थे टाइप 1 और टाइप 2 बेसिकली है क्या, ठीक है। बाकी हम इटियोलॉजी ऑफ सिम्टम्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स थी जिनको हमने अभी डिस्कस बात की, रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी और कोजेल्जिया। अब दोनों में सिम्टम्स में डिफरेंस क्या है और क्यों क्लिनिकल फीचर्स ऐसे सिम्टम्स में डिफरेंस कैसे दे रहे हैं, ठीक है। सो टाइप 1 में आप डेवलप करते हो एन इनिशिएटिंग नॉक्शियस इवेंट, ठीक है। लाइक आपके पास कोई ऐसा सडन इवेंट होना चाहिए जिसकी बेस पे आपके पास कंडीशन डेवलप हो। स्पॉन्टेनियस पेन बहुत स्वेयर होती है, या तो एनोडाइनिया हो जाता है, लाइक आपको बिल्कुल ही बगैर किसी स्टिमुलस के भी पेन होता रहता है, और हाइपर एल्जेसिया होता है जिसमें बेसिकली आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा पेन की सिचुएशन ज़्यादा होती है, मतलब फी इतनी ज़्यादा पेन होती है कि पेशेंट बेयर नहीं कर सक रहा होता। विद दैट एडिमा, एडिमा हम पहले भी कह चुके हैं कि रेडनेस, ये रेडनेस से आएगी, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, हर चीज़ आ रही है, ठीक है। तो एडिमा इज प्रेजेंट देयर, ठीक है। वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास वेसल्स का स्पाज्म हो रहा है तो वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज आएंगी। सम एरियाज जो होंगे वो बहुत ज़्यादा रेड होंगे, कुछ पेल हो जाएंगे, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एबनॉर्मल सूडो मोटर एक्टिविटी, ठीक है। अब सूडो मोटर एक्टिविटी जो थी वो हमारे पास एबनॉर्मल होगी। सूडो मोटर का अगर जिसको आइडिया नहीं है तो उसका मतलब सिंपल सी ये बात है कि हमारे पास जो आपके पास सिस्टम है ना,
स्वेट ग्लैंड्स का, ठीक है। बेसिकली या तो स्वेट बहुत डिसरेगुलेटरी आ जाती है, मतलब आप कैसे डिसफंक्शन आ जाता है स्वेट ग्लैंड्स के फंक्शन में। आप ये कह सकते हो या तो बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होती है या बहुत ही कम हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। या हाइपर हाइड्रोसिस हो जाता है या हाइपोहाइड्रोसिस हो जाता है, समटाइम्स बिल्कुल एब्सेंट भी हो जाता है, तो एनहाइड्रोसिस भी हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि सूडोमोटर सिस्टम, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा होता है ना, तो स्पेसिफिकली जब हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है तो हमारे पास ब्लड की टेम्परेचर की रेगुलरिटी, स्किन की हाइड्रेशन, सब कुछ यही कर रहा होता है, ठीक है। तो आप मेजरली ये कह सकते हो कि हाँ हमारे पास यहाँ पे ये इस इश्यू की वजह से आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है नॉन नर्व ओरिजिन, नो नर्व ओरिजिन या नॉन नर्व ओरिजिन, मतलब कोई नर्व से रिलेटेड कंडीशन नहीं भी है तब भी हमारे पास टाइप 1 हम कंसीडर करते हैं जब हमारे पास नर्व नहीं है, ठीक है, नर्व की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेकेंड टाइप हमारे पास तब होती है जब नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब नर्व इटसेल्फ इंजर हो जाती है ना, तब हमारे पास या इंजरी आ जाती है आपके पास नर्व की, तो हमारे पास टाइप 2 होती है, ठीक है। बेसिकली सीपीआरएस की टाइप 2 जब होती है तब हमारे पास नर्व की इंजरी होती है। अब ये लिमिटेड नहीं होती हमारे पास कि इंजर्ड नर्व की टेरिटरी तक, कि आप ये कह सकते हो कि सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ नर्व से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे आपके पास दूसरे भी सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। अदर देन दैट कि हमारे पास कोई और इशू हो और उससे भी रिलेटेड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगर नर्व डैमेज हुई थी इसमें तो सिर्फ नर्व रिलेटेड है। आपके पास में वेसल्स में सिम्टम्स भी आएंगे, एडिमा वगैरह भी होगा आपके पास, इसमें स्किन के चेंजेस भी आएंगे, सूडोमोटर एक्टिविटी भी अब नॉर्मल हो रही है, मतलब आपके पास बाकी एक्टिविटीज भी डेवलप हो रही है। लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस यही था कि आपके पास एक में नर्व रीजन थी, एक में नर्व रीजन नहीं थी। मतलब आप ये कह सकते हो टाइप 1 किसी भी इंजरी या कोई भी स्टिमुलस ऐसा है जो इरिटेट कर रहा है आपके पास उस एरिया को, चाहे वो शोल्डर है, हैंड है, आर्म है, किसी भी एरिया को, तो वो हमारे पास कहलाता है टाइप 1। और टाइप 2 वो होता है जहाँ पे हमारे पास नर्व कहीं ना कहीं की कोई ना कोई इन्वॉल्व होगी, चाहे वो शोल्डर की, आर्म की है, ये नहीं है कि उसमें कोई और चीज़ इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे नर्व की इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए, तब हम कंसीडर करते हैं टाइप 2, ठीक है। सो क्लिनिकल फीचर्स सीपीआरएस के जो हमारे पास इन दोनों के सिम्टम्स, मतलब आप ये कह सकते हो सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। सिम्टम्स आर मार्क डिस्टली इन एन एक्सट्रीमिटी, मतलब जहाँ पे आपके पास इशू आया उससे डिस्टल एरिया में हमारे पास सिम्टम्स होंगे। सिम्टम्स प्रोग्रेस करेंगे इंटेंसिटी में भी और स्प्रेड करेंगे प्रॉक्सिमली अगर इंटेंसिटी में ज़्यादा होते हैं, वरना आपके जिस एरिया के ऊपर इंजरी या जिस एरिया की जिस एरिया में नर्व डैमेज हुई है या जहाँ पे आपके पास कोई नॉक्शियस इवेंट या कहीं पे कोई डैमेज या कोई ट्रॉमा हुआ है, उससे जो नीचे वाला पोर्शन या डिस्टल पोर्शन होता है वहाँ पे आपके पास सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, फॉर इंस्टेंस कि आपके पास हर सारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एक अपने लेवल से इंक्रीज कर जाते हैं, तो उस केस में आपके पास ऊपर की तरफ लाइक प्रॉक्सिमली भी ये ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। इसके सिम्टम्स वेरी करते हैं टाइम के साथ, जितनी ज़्यादा आप टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, जितना टाइम के बाद आप चीज़ों को लेके चलोगे या जितना ही आपके पास क्रॉनिक हो चुकी है कंडीशन, सिम्टम्स उसके अकॉर्डिंग भी वेरी करते हैं। अगर आप एक्यूट कंडीशन में ही पेशेंट को ट्रीट करवा लेते हो तो इतनी ज़्यादा स्वेरिटी इंक्रीज नहीं होगी, सिम्टम्स वेरी करते हैं। डिसप्रपोर्शन ऑफ सिम्टम्स इन रिलेशन टू द कॉजिंग इवेंट, ठीक है। अब ये तो होता ही होता है, ठीक है, सिम्टम्स में डिसप्रपोर्शन आता है, ठीक है। जिस तरह का इवेंट है वैसे ही सिम्टम्स आएंगे, जरूरी नहीं है एक बंदे को इंजरी हुई है तो हाँ उसको सिम्टम्स अलग है मुझे अलग है, ऐसे क्यों है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करती है, क्योंकि इंजरी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। किसी को आर्म में हो रही है तो किसी को फोर आर्म में हो रही है, किसी को आर्म के मीडियल साइड पे तो किसी को आर्म के लेटरल साइड पे, तो सिम्टम्स वेरी कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक डायग्नोसिस सच एज डायबिटीज फाइब्रोमाइल्जिया हैज बीन एक्सक्लूडेड, ठीक है। कोई और डायग्नोसिस है जैसे डायबिटीज होगी, फाइब्रोमाइल्जिया क्या, उनको पहले ही एक्सक्लूड आउट कर देना है, ठीक है। लाइक आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि इस पेशेंट में ये कंडीशंस भी हैं, तो ताकि आपके लिए इस चीज को ट्रीट करना इजी हो, ठीक है। उनको एक्सक्लूड आउट कर दिया। तो मेजरली आपके पास सीपीआरएस था क्या और उसकी टाइप्स क्या थी और रिलेटेड डायग्नोसिस, और हमने आज डिस्कस किया है हमारे पास बेसिकली सिम्टम्स, ठीक है। सो मेजरली हमारे पास बीसी का हमने चीज डिस्कस किया, इटियोलॉजी और सिम्टम्स, बेसिकली सेल्फ सिम्टम्स हैं क्या और उसके बैक साइड पे इटियोलॉजी क्या है, और बाकी हम डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये थी कम्प्लेक्स रीजन पेन सिंड्रोम।